ये पिंक है। क्या मैं है? ढूंढ रही हूँ, पिंक ऑरेंज है ये। चला ये देख। थोड़ा उधर होके बैठो, चांद पे चमक आ रही है। ये बंद कर दी। उससे बंद करते हैं ना, मुझको ऑन करना है। बिल्कुल घटिया। पर्दे खोल दो। अरे ये नहीं चलेगी, बंद कर। रुको, उस दिन में तो कल भी तो चली थी ना, कैसे नहीं चलेगी? मेरा इसमें नहीं कॉन्फिडेंस आता, नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा फ्लैश। बस पापा इतना अंधेरे में हो वापस। होने दो, करता हूँ। आइए ना, 4 लोग वैसे ही इसमें। आने देना। मम्मी फाड़ू का लग गया है।
हाँ बनना चाहिए। संजय त्यागी अच्छा था। संजय का मैं संजय त्यागी बोल रहा हूँ LIC से। हेलो, हाँ मैंने मीटिंग का एक मैसेज किया था ना, जूम मीटिंग का। आपने रिप्लाई भी किया था लेकिन ज्वाइन नहीं किया। हाँ कर ली जूम। अच्छा मुझे बताइएगा स्क्रीन आए तो है ना। अभी स्क्रीन आ रही है? यस सर। चलिए ये हम लगभग 30 मिनट से लेकर, वैसे मेरा इरादा था 2 बजे तक 1 घंटे की मीटिंग का, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जब आपको डिस्टर्बेंस लगे कि भाई समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे बता दीजिएगा। हाथ खड़ा करके भी आप बता सकते हैं, चैट में भी लिख सकते हैं, ये सब चीजें देखता रहूंगा। मैं बताना शुरू करता हूँ कि आपका जो एग्जाम होता है उसके तरीके क्या होंगे, वो सब चीजें हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। थोड़ा सा टॉपिक को लेते हैं, थोड़ा सा देखिए जीवन बीमा क्या है, थोड़ा क्योंकि आप लोगों के लिए नई फील्ड है, आपके लिए हटके है फील्ड ये, तो थोड़ा सा समझते कि है क्या। जीवन बीमा एक्चुअल में ट्रांसफर ऑफ रिस्क है ना। जो रिस्क होता है किसी भी चीज में, कोई रिस्क है, अगर मैं उसको किसी और को ट्रांसफर कर दूं तो वो बीमा बन जाता है। ठीक है, जीवन बीमा नहीं, सॉरी, बीमा की बात कर रहे हैं। तो जोखिम का हस्तांतरण करना किसको, जो इससे निपटने में सक्षम है, वो बीमा बन जाता है। कैसे, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कार है, अब कार अगर चोरी हो जाए तो लॉस होगा, उस लॉस की भरपाई कैसे करूं। तो बीमा एक ऐसा कंसेप्ट आया कि अगर मैं ऐसे किसी संस्था को, ऐसे किसी व्यक्ति को, आप बताइए ठीक है वो ठीक है, आपके यहाँ बिल्कुल साइलेंट है। ठीक है, तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, जिस हाँ, क्योंकि वो आवाज मेरे ख्याल से अब नहीं आएगी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। CP सिंह जी, आपको मैंने म्यूट कर दिया है। CP सिंह जी का चलिए, वो कुछ गलती उससे हो गया। CP सिंह जी का कनेक्शन याद होगा। चलिए हाँ आयुष जी, आप ओके है, डिस्टर्बेंस खत्म, लेकिन आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। थोड़ा आप देखिए आपका सिस्टम, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। कोई नहीं, हेलो, आपका वॉल्यूम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम। मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए हम सब करके बता दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम।
जैसे मेरे पास कार है, कार मान लीजिए चोरी हो जाती है तो मुझे सीधा सा एक 5 लाख का लॉस हो जाता है। अब ये 5 लाख का लॉस मेरे लिए असहनीय है, मैं कैसे उसको कवर करूंगा? मैंने बड़ी मुश्किल से गाड़ी ली थी, अब वो अभी आई थी, महीना भर हुआ था और गाड़ी चोरी हो गई। तो ये जो लॉस है, इस लॉस को मेकअप करने के लिए, इस लॉस को कवर करने के लिए अगर मैं इस सुविधा को अपना लूं कि उसका रिस्क, चोरी होने का रिस्क मैं किसी और को दे दूं, तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा और मेरे को कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई तो वहां से वो चीज कवर हो जाएगी। ये रिस्क था, जो गाड़ी पे चोरी होने का जो रिस्क था, उससे मुझे 5 लाख का नुकसान होता, वो मैंने ट्रांसफर कर दिया जिस ऐसी संस्था को, ऐसी सोसाइटी को जो उसको सक्षम है निपटने में, यानी कि उसके पास कोई सिस्टम है कि वो सब लोगों की कार का इस तरह से ही अरेंजमेंट करते हैं कि भाई चोरी हो गई तो हम 5 लाख दे देंगे, लेकिन उसके बदले कुछ फीस लेते हैं उनसे। तो ऐसे करते हुए वो संस्था काम करना शुरू कर देती है, वो बहुत सारे लोगों से पैसा लेती है और लोगों को रिस्क कवर दे देती है। अब ये रिस्क कवर से क्या होता है कि मैंने मान लीजिए 1000 रुपया दिया, 1000 रुपए में मुझे ये संतुष्टि हो गई कि 5 लाख रुपए का मेरा गाड़ी चोरी होने का रिस्क कवर हो गया। एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम है लोगों को, ओके, जस्ट ए मिनट। ठीक, तो इसको बोलते हैं रिस्क कवर होना, है ना। ऐसी लाइफ के साथ तो छोटी छोटी चीजें जब किताब में पढ़ेंगे या ये चीजें देखेंगे तो आपको समझ आएंगे। कुछ सवाल आपको आ जाते हैं कि भाई ये बीमा आया कहाँ से, कैसे बना? तो बीमा कारोबार का जो स्टार्ट है वो लंदन के लॉयड कॉफी हाउस से हुआ। कई बार ये सवाल आ जाते हैं कि कहाँ से हुआ, है ना। पहली जो बीमा कंपनी थी एमिकेबल सोसाइटी फॉर परपेचुअल एश्योरेंस, है ना। उसके बाद ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस इंडिया में बनी, और इंडिया में जो थी, एक होती है लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस में ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी थी। एलआईसी में जो पहली बीमा कंपनी है वो बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड के नाम से 1870 में स्टार्ट हुई, और धीरे धीरे इसके कानून बनने शुरू हुए। 1912 में इसका एक कानून बना और उसके बाद से इंडिया में थोड़ा सिस्टमेटिक काम होना स्टार्ट हो। लेकिन 1938 में प्रॉपर इंश्योरेंस के बारे में हमारे देश में काम स्टार्ट हुआ। तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 बना, जो आज भी वैलिड है, पूरा नहीं है लेकिन उसकी बातें आज भी वैलिड है। तो जो इंश्योरेंस का जो काम है वो इंश्योरेंस एक्ट 1938 से हमारे देश में प्रॉपर स्टार्ट हुआ, और 1956 में एलआईसी की स्थापना हुई। तो 170 बीमा कंपनी थी, 75 प्राइवेट प्रोविडेंट फंड कंपनी थी, जो पीएफ आप बोलते हैं। उन कंपनियों को मिला के सरकार ने 1 सितंबर 1956 को एलआईसी की स्थापना की, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की, ठीक है। और ऐसे ही जनरल इंश्योरेंस का हुआ। जनरल इंश्योरेंस का यानी कि गैर जीवन बीमा। जीवन बीमा कंपनी का काम होता है सिर्फ ह्यूमन लाइफ का इंश्योरेंस करना, और गैर जीवन का होता है ह्यूमन लाइफ के अलावा बाकी चीजों का, जैसे फसलों का, जानवरों का, बिल्डिंग का, गाड़ियों का, फैक्ट्री का। ये सारे जो बीमा आते हैं ये गैर जीवन बीमा या जनरल इंश्योरेंस में आते हैं। 1972 में फिर सरकार ने ऐसे ही किया। हमारे देश में जो प्राइवेट कंपनियां काम करती थी जनरल इंश्योरेंस का, उन सबको मिला के जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बना दिया, और उसमें 4 कंपनियां बना दी, जो आप जानते भी होंगे, न्यू इंडिया, ओरिएंटल, इस तरह से 4 सरकारी कंपनियां जनरल इंश्योरेंस में काम करती हैं, और एक कंपनी एलआईसी के नाम से लाइफ इंश्योरेंस में काम करती है। अब क्या हुआ, 93 में मल्होत्रा कमेटी बनाई सरकार ने। होता क्या है, जब डेवलपमेंट आता है देश में तो कुछ रूल रेगुलेशंस में बदलाव आता है। आप देखते हैं जो भी काम चल रहे हैं, आप जैसे मोबाइल से ही ले लीजिए, फोन से, फोन इंडस्ट्री में कितने कानून बदले। पहले एमटीएनएल का हम लैंडलाइन यूज करते, उसके बाद जब ये आ गए मोबाइल फोन आ गए तो रोज नए नए कानून आते। तो 1993 में मल्होत्रा कमेटी बनी, और उससे कहा कि आप बताइए कि कैसे हम अपने देश में इंश्योरेंस के काम को अच्छे ढंग से चला सकते हैं। तो उन्होंने कुछ सुझाव दिया, जिसका एक महत्वपूर्ण सुझाव था कि प्राइवेट सेक्टर को बीमा काम में परमिशन देना चाहिए, यानी कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के स्थापना हमारे देश में होना चाहिए। तो इस तरह की जो बात शुरू हुई, सेक्टर की पॉलिसी इंश्योरेंस में 23 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां काम कर रही हैं। तो टोटल
24 कंपनी है, इसमें एक LIC है और 23 प्राइवेट कंपनी। ऐसे ही डाक विभाग है, पोस्टल ऑफिस में भी लाइफ इंश्योरेंस की परमिशन है। तो पोस्टल डिपार्टमेंट जो है लाइफ इंश्योरेंस की कुछ पॉलिसीज सेल करता है और वो भी अपने इस काम को पूरे देश में करता है। हालांकि आप देखेंगे तो जीवन बीमा के क्षेत्र में जो डाक का बीमा है, पोस्टल इंश्योरेंस है, वो इतना फेमस नहीं है या लोग उसको इतना पसंद नहीं कर पाते, उसका अप्रोच नहीं है ज्यादा। अब जो ये बीमा काम कैसे करता है, मतलब क्या है बीमे का काम, तो देखिए अगर आपके पास एक पेन है, आप गाड़ी में बैठे हैं, मतलब बस में बैठे हैं और पेन है आपकी पॉकेट से नीचे गिर गया, तो आप उसको उठाने जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका वो वैल्यूएबल आइटम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसके खो जाने से आपको आर्थिक नुकसान हो रहा है, 10-20 रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन वो आर्थिक नुकसान की कैटेगरी में नहीं आता। अभी यही गाड़ी में बैठे हुए आपका मोबाइल गिर जाता है तो आप तुरंत गाड़ी से उतर के मोबाइल को उठाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कुछ वैल्यू है, वैल्यूएबल आइटम। तो कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी वस्तु जिसका आर्थिक मूल्य है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, आपका फिजिक में हो, इमोशनल हो, या आपका कोई आइटम हो, जैसे कार है, बिल्डिंग है, फैक्ट्री है, कोई भी ऐसा आइटम हो, तो उनका अगर मूल्य है तो उस पर जोखिम है नष्ट होने। अगर वो जोखिम है तो उस जोखिम को कवर करने के लिए बीमा का एक साधन है, बीमा का एक साधन है। तो कस्टमर क्या करेगा, या जो व्यक्ति जोखिम कवर कराना चाहता है वो उसके बदले में कुछ उसका पेमेंट करेगा, पैसा देगा, है ना। और वो जो संस्था है, जो कंपनी है, वो उस पैसे को इकट्ठा करके पूल बनाएंगे। इसको बोलते हैं पूलिंग ऑफ रिस्क। पूलिंग ऑफ रिस्क कैसे? मान लीजिए कार का मैंने एग्जांपल दिया था, 5 लाख की कार है और 1000 रुपए में एक कोई कंपनी स्टार्ट करती है कि आपका चोरी होने का रिस्क कवर हम करते हैं। अब एक कार पे 5 लाख जाता है, लेकिन वो क्या करता है, वो मान लीजिए 10,000 लोगों से पैसे लेता है, 10,000 लोगों से, या 1,000 मान लेते हैं, 1,000 लोगों से 1,000 रुपए लेता है, तो उसके पास 10 लाख रुपए आते हैं। अब उस कंपनी को ये पता है कि एक साल के अंदर 1 या 2 कार चोरी होती है, एवरेज 1,000 कार में से 1 या 2 कार चोरी होती है। तो उससे 5 लाख रुपए वाली कार का उसने 1,000 रुपए लिया था, और उसकी अगर 2 कार चोरी हो जाती है तो 10 लाख में से वो 5-5 लाख दोनों व्यक्तियों को दे देगा और उनका रिस्क कवर हो जाएगा। अब उसके कुछ ऑफिस के एक्सपेंसेस भी होंगे, वो भी सब उसे कवर करने, कई बार आ सकता है, कई बार एक का क्लेम आ सकता है। तो वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो मैनेज करती है, इन चीजों को देख के आगे अपना काम चलाती है, प्रीमियम कैलकुलेट करती है कि 1000 नहीं लेना भाई, हमें लॉस हो रहा है, हम तो 1200 लेंगे, या 1000 से भी कम में मेरा काम चल सकता है तो मैं 800 रुपए लूंगा। तो इस तरह से जीवन बीमा, ये बीमे का व्यवसाय स्टार्ट हो गया। अब ये जो जोखिम है, किसी भी चीज पर जोखिम है, जिस चीज का मूल्य है उस पर जोखिम है, उसको मैनेज करने की 4 टेक्निक है। देखिए, या तो हम क्या कर सकते हैं, जोखिम को अवॉइड कर सकते हैं। जोखिम को अवॉइड करने का मतलब है कि मैं वो रिस्क लूँ ही ना। मान लीजिए कार चोरी होने का रिस्क है, तो कार क्या करता हूँ, मैं घर के अंदर लॉक में रखता हूँ, यानी कि मैंने अपने मकान के अंदर ही कार के लिए जगह बनाई और उसको अच्छे से लॉक कर दिया। तो मैंने कार को चोरी होने का रिस्क जो है अवॉइड कर दिया, है ना। ये इसको बोलते हैं कि जोखिम से बचा लिया, वो जोखिम मैंने रखा ही नहीं। दूसरा होता है रिस्क रिटेंशन, कि भाई रिस्क मैंने अपने ऊपर ले लिया, जो होगा देखा जाएगा। मेरी गाड़ी गली में खड़ी है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, गली में कोई चौकीदार है, उसके भरोसे पे मैंने छोड़ दिया कि भाई ध्यान रखना, तो मैंने रिटेन कर लिया। वो जोखिम जो है मैंने अपने ऊपर ले लिया, उस जोखिम को मैं खुद वहन कर रहा हूँ। अगर नुकसान हो गया तो उसको मैं देख लूंगा। कई बार जोखिम को मैं इसलिए भी रिटेन करता हूँ, अपने पास रखता हूँ कि मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, अगर एक 5 लाख की कार चोरी हो गई तो ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस आएगा, तो मैं उसको रिटेन कर लेता हूँ। एक होता है रिस्क रिडक्शन। रिस्क रिडक्शन जोखिम को कम कर देना, तो मैं कोई ऐसे उपाय करता हूँ जिससे वो जोखिम कम हो जाता है। गाड़ी है, मैंने की, उसमें क्या देखते हैं आपका व्हील लॉक होता है, गियर लॉक होता है, अलार्म सिस्टम होता है, तो ये सब लगाने से मैंने उसका रिस्क कम कर दिया। अगर चोरी होती भी है, गेट खोल के आ भी जाता है, तो जैसे वो गाड़ी को
टच करेगा या गाड़ी को खोलने की कोशिश करेगा तो अलार्म बज जाएगा। तो मैंने क्या किया, जोखिम को कम कर दिया। आयुषी बात समझ आ रही है? ओके है? हम सब करके आप बता दें क्योंकि आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। और चौथा होता है जोखिम को मैनेज करने का तरीका, ट्रांसफर ऑफ रिस्क, जिसकी हम शुरू से बात कर रहे हैं कि मैं अपने इस रिस्क को किसी और व्यक्ति को या किसी संस्था को दे देता हूँ। तो मैंने क्या किया, 1000 रुपए पे करके इंश्योरेंस कंपनी को ये रिस्क दे दिया। अब मैं आराम से सोता हूँ, घर के अंदर लॉक एंड की में मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, बट अगर चोरी हो भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इंश्योरेंस कंपनी से वो पैसा मिल जाएगा। तो बीमा सिंपल सा जो मैंने समझाने की कोशिश की कि ये ट्रांसफर ऑफ रिस्क है, इसके लिए हमें पैसा देके हम उसको दूसरी कंपनी से खरीद लेते। अब ये जो मैंने एसेट बताया था आपको, चलिए मैं इसको स्टॉप करता हूँ। चलिए, जो मैंने आपको एसेट बताया था कि एसेट का मतलब होता है कि वैल्यू होना। अब आप देखिए, क्या आपका जो आइटम है उसका एसेट, उसका वैल्यू आप निकाल सकते हो? यस, निकाल सकते हो। मेरा मकान है, मेरी गाड़ी है, मेरी फैक्ट्री है, इन सब चीजों की वैल्यू में निकाल सकता हूँ, देख सकता हूँ। वैल्यूएशन करने वाले लोग भी होते हैं, वो बता देते हैं। अब लाइफ, हम क्योंकि हम जीवन बीमा में डील करेंगे, तो क्या लाइफ की भी कोई वैल्यू है? निश्चित तौर पे लाइफ की वैल्यू है। अगर हम लाइफ की वैल्यू को देखें तो कई बार वो हमें इमोशनल रूप में असीमित भी दिखे। अगर एक फादर से बोले कि भाई बच्चे की लाइफ का वैल्यू क्या है, वो कहेगा मेरे लिए अनमोल है, सब कुछ है ना। तो इमोशनल वैल्यू भी होती है, लेकिन हम उसका कोई फाइनेंशियल वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे इस वैल्यू को? मानव जीवन का मूल्य इसको बोलते हैं, ह्यूमन लाइफ है। देखिए, मैं मान लीजिए सर्विस करता हूँ और मेरी सैलरी है 1 लाख रुपए साल का, तो और मुझे पता है कि मैं भी 30 साल कमाने वाला हूँ, तो मैं ये समझ सकता हूँ मोटे तौर पे कि 30 लाख रुपए में कमाऊंगा। लेकिन मुझे ये भी पता है कि समय के साथ साथ मेरा कैलिबर बढ़ेगा, मेरी सैलरी बढ़ेगी। कहीं मैं जब जॉब चेंज करूंगा तो हो सकता है मेरी सैलरी ज्यादा तेजी से बढ़े। तो ये सब कैलकुलेशन के बाद मैं ये देख सकता हूँ कि मैं अपने आने वाले 30 साल में कि 1 करोड़ रुपया कमाऊंगा। तो ये मैंने निकाला कि मेरे जीवन का मूल्य क्या है, 1 करोड़ रुपए। अंदाजा है ये आज की डेट में, कल को चेंज भी हो सकता है कि मैं किसी बड़े असाइनमेंट में चला गया तो ये वैल्यू बढ़ सकती है। लेकिन आज की कैलकुलेशन, आज की कैलिबर के हिसाब से मुझे ये कैलकुलेशन समझ आई। तो 1 करोड़ रुपए का जो मूल्य है वो मेरी फैमिली को मिलने वाला है मेरे से। अगर जैसे कार चोरी हो गई तो 5 लाख का लॉस हो गया, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को 1 करोड़ का लॉस हो गया। तो मेरे जीवन का मूल्य इमोशनल है, फैमिली को इमोशनल लॉस होगा, बट आज उनको ये भी लॉस हो रहा है कि 1 करोड़ रुपया जो फ्यूचर में इनकम आनी थी इस व्यक्ति के माध्यम से, वो उस फैमिली को नहीं मिलेगी। अब क्या करूं मैं ऐसा कि ये मेरा 1 करोड़ का पैसा मेरी फैमिली के लिए सिक्योर हो जाए? तो मैं इस ह्यूमन लाइफ वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूँ। आपको इसके कैलकुलेशन में नहीं जाना, एक मैथमेटिकल फार्मूला होता है कि भविष्य की इनकम की आज कितना वैल्यू हम लगा सकते हैं। मान लीजिए मैंने वो कैलकुलेट किया और वो आया 40 लाख। तो 40 लाख रुपए मेरे जीवन का आज का मूल्य है। अगर मुझे आज कुछ हो जाता है और 40 लाख रुपए मेरे को मिल जाता है कहीं से, वो पैसा अगर मैं बैंक में रख दूं और बैंक से मेरी फैमिली उससे पैसे को हर साल अपने खर्चे के लिए जितना मैं कमा के देता था उस हिसाब से निकालती रहे, तो मेरी फैमिली का आने वाले 30 साल का खर्चा निकल जाएगा। ये कैलकुलेशन। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से मेरे जीवन का मूल्य आज निकला 40 लाख। तो जब भी मैं इंश्योरेंस कराने जाऊंगा तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को 40 लाख तक का रिस्क कवर देगी। तो मैंने अपनी लाइफ पे जो रिस्क है 40 लाख का वो ट्रांसफर कर दिया इंश्योरेंस कंपनी। इसके बदले में मुझे उसको पैसा देना पड़ता है, जिसको हम इंश्योरेंस की लैंग्वेज में बोलते हैं प्रीमियम। हिंदी इंग्लिश में प्रीमियम ही बोला जाता है। ठीक है। अब मेरे जीवन के ऊपर, एक आदमी के जीवन के ऊपर क्या रिस्क है, तो मैं आपसे पूछता तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता आपको। 3 तरह के रिस्क है हमारे जीवन में। एक तो रिस्क है जल्दी डेथ होने का, भाई जल्दी डेथ हो जाए, अर्ली डेथ किसी भी वजह से हो सकती है, बीमारी से हो सकती है। आजकल आप देख रहे हैं कोरोना में 30 साल का पुलिस कांस्टेबल की डेथ हो जाती है, 40 साल के डॉक्टर की डेथ हो जाती है। इस तरह के रिस्क हमारे को दिखाई देते हैं। ऐसी और बीमारियों से भी डेथ होती है, रोड एक्सीडेंट से भी डेथ होती है। तो अर्ली डेथ, ये हमारी लाइफ का रिस्क है। एक दूसरा रिस्क है अपंगता, कि कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई बीमारी हुई और आदमी अपंग हो गया। अब जैसे ही अपंग होगा तो वो जो पैसे कमा रहा था वो बंद हो जाएगा।
आगे फ्यूचर की इनकम उसकी रुक जाएगी। तो फैमिली को फाइनेंशियल लॉस नजर आता है, तो ये रिस्क है। एक तीसरा और बड़ा विचित्र रिस्क है जो आज की जनरेशन में, आज के युग में बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है, वो है लंबा जीना, लोंगेविटी, दीर्घायु का रिस्क। खुद सोच के देखें कि अगर एक व्यक्ति की एज हम सोचे 90 साल होगी आज के समय में, तो वो 90 की एज तक खर्चा कैसे चलाएगा, दिक्कत हो जाएगी। हम जॉइंट फैमिली सिस्टम से बाहर निकल के सोचें तो आप देखेंगे वृद्ध आश्रम इतने हैं, लोग इतना प्रॉब्लम में है, फैमिली डिस्प्यूट है, तो वो कैसे जाएगा? तो उसे क्या गारंटी मिले कि जब वो 70 साल, 65 साल, 80 साल, 85 साल का होगा तो उसका खाने का, उसके कपड़ों का, उसकी दवाइयों का खर्चा कोई उठाए? हो सकता है उसकी फैमिली उसके साथ ना रहे, हो सकता है उसके बच्चे बाहर सेटल हो जाए, हो सकता है फैमिली डिस्प्यूट में उसके पास कुछ ना रहे। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, बहुत जल्दी समझ आएगा। रेमंड कंपनी का नाम आपने सुना है? रेमंड, उनके रेमंड कंपनी बनाई विजयपत सिंघानिया ने। वो इस कंपनी को बहुत ऊंचाई पे लेके आज इंडिया में देखें तो जो है रेमंड का अपना अलग मुकाम है। इन्होंने क्या किया, अपनी इस कंपनी को अपने बेटे के नाम कर दिया। 10,000 करोड़ की उस टाइम पर वैल्यू थी। बेटे के नाम जब किया तो बेटे से डिस्प्यूट हो गया। छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, लोंगेविटी का क्या रिस्क है। आज वो व्यक्ति जो 10,000 करोड़ की कंपनी का मालिक था, आज वो किराए के मकान में रहता है और उसका बेटे के साथ केस चल रहा है। उसके पास कार नहीं है, 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक आज किराए के मकान में रहता है। किराए के मकान के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है, अपने दोस्त के मकान में रहता है और वो अपने बेटे से कोर्ट केस कर रहा है कि 6 लाख रुपए महीना मेरा खर्चा बैठता है, मेरे को चाहिए। तो आज उसको वो नहीं मिल रहा है। तो ये दीर्घ आयु, लंबी आयु होना भी अपने आप में एक रिस्क है। अब लाइफ इंश्योरेंस को, मेरी बात समझ आ रही है आपको? ओके, आप लोगों की आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। अच्छा, आपका म्यूट है। चलिए अभी देखते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस को समझने के लिए ना जो 4-5 चीजें मैं आप बोल रहा हूँ आपको, अगर ये चीजें आपको समझ आ गई तो आपको 50% लाइफ इंश्योरेंस क्लियर हो जाता है। ये लाइफ इंश्योरेंस बना क्यों, कैसे बना, क्या इसके अंदर कहानी है। सबसे पहला टॉपिक आता है परम सद्भाव का सिद्धांत, उत्तम विश्वास का सिद्धांत, अटमोस्ट गुड फेथ। यानी कि जो लाइफ इंश्योरेंस है उसमें विश्वास चलता है। जैसे मैं अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर लेना चाहता हूँ तो इंश्योरेंस कंपनी विश्वास करती है बहुत कुछ, आपका हेल्थ ठीक है, आपका मेंटल लेवल ठीक है, आप कोई ऐसा काम नहीं करने जा रहे जिससे कि आपकी लाइफ में रिस्क बन जाता है, जानबूझ के ऐसे अपने जीवन को खतरे में नहीं डालोगे, तो बहुत विश्वास करते हैं। फिर क्या कोई कंपनी या क्या कोई डॉक्टर या हॉस्पिटल मेरे को मेडिकल टेस्ट करके बता सकता है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो 100% नहीं बता सकता। ये मुझे मालूम है मेरे को बॉडी के किस पार्ट में क्या प्रॉब्लम है, ये मुझे मालूम है। हाँ, मैंने फिर उसके मेडिकल टेस्ट कराए तो मुझे पता चला कि ये प्रॉब्लम। लेकिन डॉक्टर के पास जाके मैं अगर खड़ा हो जाऊं और वो बोले कि मैं इस वजह से बीमारी ढूंढ दूंगा, तो वो 100% ठीक नहीं हो सकता। वो अपनी पैरामीटर पे ब्लड टेस्ट कर देगा, ईसीजी कर देगा, मेरे को टेस्ट कर लेगा, लेकिन सारा कुछ नहीं बता सकता। तो ये अटमोस्ट गुड फेथ, बहुत विश्वास का विषय है कस्टमर और कंपनी के बीच में। अच्छा, विश्वास कैसे? मैंने लाइफ इंश्योरेंस कराया, अब कंपनी मेरी फैमिली को पैसा देगी, ये भी तो विश्वास कर रहा हूँ ना मैं। मेरे को डेथ हो जाए तो कंपनी मेरी फैमिली को ये पेमेंट जो वादा किया वो दे देगी, तो ये भी अटमोस्ट गुड फेथ। तो दो लोग जो ये कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं तो ये अटमोस्ट गुड फेथ का सवाल आता है। अब लाइफ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमने बनाई और वो चल गई। ये कॉन्ट्रैक्ट है। कैसे? कि कंपनी और कस्टमर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि भाई आप मेरे को रिस्क कवर दोगे, मेरी लाइफ को रिस्क कवर करोगे, मैं उसके बदले में आपको प्रीमियम दूंगा। उसके साथ साथ बहुत सारी शर्त जुड़ जाती है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट को काम करने के लिए छोटी छोटी चीजें होती हैं कि दोनों में कैपेबिलिटी होनी चाहिए अपनी शर्तों को पूरा करने। मान लीजिए मैंने कहा मैं 10,000 रुपये साल का प्रीमियम दूंगा, तो कस्टमर के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो 10,000 रुपये दे सके। कंपनी ने बोला कि हम आपका 5 लाख का रिस्क कवर करेंगे, तो ये कंपनी की कैपेबिलिटी होना चाहिए कि कंपनी अगर डेथ हो गई तो 5 लाख देते हैं। ऐसा नहीं कंपनी बोले जी पैसे तो है ही नहीं, लॉकडाउन चल रहा है, ऐसा नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने की दोनों की कैपेबिलिटी होना चाहिए, लीगलिटी होना चाहिए, कानूनी रूप से मान्य होना चाहिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं।
और फ्री कंसेंट होना चाहिए, किसी दबाव में नहीं हो सकता कि जबरदस्ती कोई बोले कि इंश्योरेंस करा लो और हम करा लें। तो ये फ्री कंसेंट के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो अटमोस्ट गुड फेथ पे ये काम करता है। इसमें एक आता है मटेरियल फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य। होता क्या, कंपनी ये कहती है कि भाई आप अपने बारे में सारी बातें हमें बता दीजिए। हो सकता है आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई किसी को ऑपरेशन हुआ, एक्सीडेंट हुआ था और उसको ऑपरेशन हुआ, 10 साल पहले हुआ था, वो ठीक है, तो कंपनी बोल सकती है कि आप हमें इंफॉर्मेशन दीजिए उस एक्सीडेंट की भी या उस ऑपरेशन के बारे में बताइए। कस्टमर कहता है कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि 10 साल पहले अगर कोई आपके लाइफ में ऑपरेशन एक्सीडेंट हुआ था तो उससे लाइफ की लॉन्गेविटी पे असर पड़ता है। इंश्योरेंस कंपनी अपने एंगल से सोचती है, तो आप हमें बता दीजिए, हम देख लेंगे। कई बार ऐसे केस होते हैं ना कि जी वो जो 10 साल पहले ऑपरेशन हुआ था उसकी वजह से डेथ हो गई, उसमें कोई प्रॉब्लम रह गई थी, कोई दिक्कत हो गई थी और वो बढ़ते बढ़ते आज उसको डेथ के मुकाम तक लेके चली गई। तो यहाँ पर मटेरियल फैक्ट है कि जो ऐसे फैक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मेरे लिए, वो पता होना चाहिए। ऐसी एक आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बीमा योग्य हित। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब है कि क्या मैं इंश्योरेंस कराने के लिए सक्षम हूँ। सक्षम मतलब क्या मेरा इंटरेस्ट है। सपोज कार मेरी है और मैं आयुष से बोलता हूँ कि यार इसका इंश्योरेंस आप करा लो, प्रीमियम भी आप दे दो, तो आप तैयार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपका कार में कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। अगर कार चोरी हो जाती है तो आपको कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होता है, फाइनेंशियल लॉस मेरा होता है। तो कार के अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट मेरा होगा। ऐसी लाइफ में मेरा अपनी लाइफ में, अपनी वाइफ की लाइफ में, अपने बच्चों की लाइफ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये मेरे फैमिली के साथ, मतलब मेरी जो फैमिली है ये फाइनेंशियल कंडीशन से भी जुड़ी हुई है। अब मैं जैसे वाइफ है, वाइफ की लाइफ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, चाहे वो हाउस वाइफ हो बट वो घर का काम करती है, उसकी भी वैल्यू है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। कोई दोस्त किसी दोस्त के लिए इंश्योरेंस नहीं प्रपोज कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। फ्रेंड्स का आपस में कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। अगर एक फ्रेंड की नौकरी चली जाए तो दूसरा फ्रेंड भूखा थोड़ा ही मरता है, उसको कोई घर में प्रॉब्लम थोड़ा आती है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। लेकिन इंश्योरेबल इंटरेस्ट के एक सवाल बहुत आता है पेपर में कि कब होना चाहिए। कई बार ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्लस माइनस हो जाता है। पॉलिसी लेते वक्त इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, बाद में कई बार ये हट भी सकता है। सपोज मैंने किसी व्यक्ति ने पॉलिसी कराई वाइफ के नाम पे, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। अब उनका डाइवर्स हो गया तो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो क्या पॉलिसी खत्म हो जाएगी? नहीं। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है पॉलिसी कराते वक्त होना चाहिए। बाद में कोई चेंजेस आ जाता है तो उससे इंश्योरेंस पॉलिसी पे कोई प्रभाव या कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसी एक और सिद्धांत आता है इसमें, लॉ ऑफ इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। क्या लाइफ इंश्योरेंस में लागू होता है? तो जवाब आता है नहीं। ये भी सवाल कई बार आया है। लॉ ऑफ इंडेमनिटी या क्षतिपूर्ति का सिद्धांत जीवन बीमा में लागू नहीं होता। कैसे नहीं होता? सपोज मेरी कार थी 5 लाख की और कार चोरी हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे 5 लाख रुपए दिया और मैंने 5 लाख रुपए से दूसरी कार खरीद ली। तो इसको बोलते हैं इंडेमनीफाई होना, आपका जो लॉस था उसकी भरपाई कर देना। लेकिन लाइफ के केस में अगर किसी की डेथ हो गई तो उसकी भरपाई हम नहीं कर सकते। अभी किसी व्यक्ति ने मान लीजिए 5 लाख का इंश्योरेंस कराया, अभी 5 लाख का इंश्योरेंस कराने के बाद जब उसकी डेथ हुई, पॉलिसी कराने के 5 साल बाद डेथ हुई, तो उस टाइम पर उसकी इनकम थी 1 लाख रुपए महीना। तो उसकी फैमिली कहती है कि भाई हमारा तो 1 लाख रुपए महीने की इनकम वाला आदमी क्या है और आप हमें 5 लाख का क्लेम देंगे, तो जस्टिफाई नहीं होगा। अभी 5 लाख की कार गई थी तो 5 लाख की कार आ गई, लेकिन आप जो इसने 5 लाख का इंश्योरेंस कराया हुआ था, इसकी डेथ हो गई, इस व्यक्ति को हमने, इसकी फैमिली को हमने 5 लाख दिए। अब 5 लाख में उसका घर का खर्चा उस हिसाब से नहीं चल सकता क्योंकि उसकी तो इनकम ही 1 लाख रुपए महीना हो गई थी, तो हमने उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की, है ना। तो मैं समझा पा रहा हूँ इस बात को कि जीवन बीमा क्षतिपूर्ति नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आदमी की सिचुएशन डे बाय डे चेंज होती रहती है। तो जीवन बीमा क्या करता है? जीवन बीमा वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट के रूप में काम करता है। वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट, इस व्यक्ति ने अपना कीमत कितना लगाया था? 5 लाख। इसका बीमे की वैल्यू बैठी थी 40 लाख, लेकिन इसने कहा मुझे 40 लाख का बीमा नहीं कराना, इसने सिर्फ 5 लाख का कराया। तो हम इसलिए इसको बोलते हैं मूल्य संविदा, वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो लाइफ इंश्योरेंस इज ए वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट। जितना आपने लाइफ की वैल्यू लगाई उतना हमने उसको क्लेम दे दिया, उसका क्लेम का पेमेंट कर दिया।
तो इस तरीके से इंश्योरेंस का काम चलता है, इंश्योरेंस के कंसेप्ट चलते हैं। इंश्योरेंस किस किस चीज के लिए होता है? अनसर्टेनिटी के लिए। बीमा कभी भी निश्चित चीज के लिए नहीं हो सकता, अनिश्चित चीज के लिए होता है। अगर मुझे पता चल जाए कि मेरी कार चोरी होने वाली है और मैं इंश्योरेंस कंपनी को बोलूं कि भाई 5 दिन के बाद गाड़ी चोरी हो जाएगी, आप बीमा कर दो, तो रिफ्यूजल आएगा। अनिश्चितता के लिए, अनसर्टेनिटी के लिए इंश्योरेंस होता है। तो कई चीजों में सर्टेनिटी दिखाई देती है, जैसे गैम्बलिंग है, जुआ है, उसमें सर्टेनिटी है हार या जीत, तो वहां पर इंश्योरेंस नहीं होता। लाइफ में भी डेथ की सर्टेनिटी है कि भाई डेथ होगी, तो फिर लाइफ इंश्योरेंस क्यों होता है? इसलिए होता है कि डेथ तो निश्चित है लेकिन समय अनिश्चित है, टाइम का पता नहीं है। और आदमी के जीवन की जो इम्पोर्टेंस है वो टाइम के हिसाब से है। ऐसा नहीं कि आदमी का लाइफ इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, समय के हिसाब से इम्पोर्टेंस है। देखिए, एक व्यक्ति जो कमाता है उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंस ज्यादा है। एक आदमी मान लीजिए 70 साल का है, अब वो कमाता नहीं है, उसकी लाइफ की इम्पोर्टेंस फैमिली के लिए कम हो जाती है। इमोशनल वैल्यू तो बनी रहती है लेकिन फाइनेंशियल वैल्यू खत्म हो जाती है। तो जब तक वो पैसे कमा रहा है तब तक उसकी लाइफ की वैल्यू है। तो इसलिए डेथ होना निश्चित है लेकिन समय निश्चित है। तो जब उसकी इनकम वाले पीरियड में अगर डेथ होती है तो फाइनेंशियल लॉस होता है, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस होता है, नहीं तो हम अनसर्टेनिटी वाली बात पे अटक सकते हैं। तो अनिश्चित चीजों का बीमा होता है। अगर कंफर्म है कोई चीज तो बीमा नहीं होगा। अगर किसी का पता चल जाए कि इसको कैंसर है तो उसका बीमा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब डेथ जो है वो सर्टेनिटी की तरफ जा रही है। तो जो चीजें हैं वो इस तरह से समझना जरूरी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी छोटी बातें समझ आ रही होंगी। अभी जीवन को देखते हैं कि जीवन कैसे चलता है। देखिए, हमारे जीवन में ना गोल्स है। जैसे हम सब लोग अभी जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, इनमें सभी लोगों का इनकम का प्रोसीजर है। हम कुछ कमा रहे हैं, हम चाहे घर में फैमिली में सपोर्ट करके कर रहे हैं, चाहे घर का काम कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ अपनी फाइनेंशियल वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारे कोई ना कोई गोल बन जाते हैं लाइफ में। तो इन गोल को हम 3 कैटेगरी में डिसाइड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, है ना। शॉर्ट टर्म गोल है, मुझे मोबाइल खरीदना है, तो 1-2 महीने की प्लानिंग किया और मैंने मोबाइल ले लिया। शॉर्ट टर्म, छोटे छोटे गोल है। मुझे घूमने जाना है, हरिद्वार जाना है, छोटे छोटे गोल। मीडियम टर्म कि मेरे को कार लेनी है, 4-5 साल में मेरे को कार लेनी है। लॉन्ग टर्म कि मुझे मकान खरीदना है, शादी करनी है, बच्चे की शादी करनी है, लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। तो ये जो गोल्स हैं इनको पूरा करने के लिए मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर मैं फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करूंगा तो मेरे ये पूरे नहीं। तो इसलिए जो लोग प्लानिंग से चलते हैं वो अपने उन गोल को अचीव करने के लिए सक्षम होते हैं। अभी मान लीजिए मैं पैसे कमाता हूँ और पैसे बचाता नहीं हूँ और गोल बना लिया कि 5 साल में मेरे को 10 लाख की कार खरीदनी है, तो 5 साल के बाद जादू से थोड़ा ही 10 लाख रुपए आ जाएंगे। तो मुझे प्लानिंग करना पड़ेगा कि हर साल मेरे पास कम से कम भी 80,000 90,000 का अमाउंट होना चाहिए, जिससे 10 साल में मैं 10 लाख की कार खरीद सकूँ। क्यों? क्योंकि जो पैसा जोड़ूंगा उस पर कुछ इंटरेस्ट भी अर्न करूंगा, बैंक में रखूंगा, कहीं रखूंगा, पैसा आएगा। तो मेरे को हर साल क्या करना है कि हर महीने 7-8-9 हजार रुपये बचाना है। तो जब मैं ये सेविंग करके चलूंगा तो मेरा वो गोल पूरा हो जाएगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है, बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के काम नहीं चलता। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा इंश्योरेंस से रिलेटेड बात। पहले एक बात बता दूं कि जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की या इंश्योरेंस की बात करते हैं तो मार्केट में भी जब आप बातें करेंगे तो आपको एक चीज समझ आएगी कि क्या आज ही इतना जरूरी हो गया ये? क्या इंश्योरेंस लेना, प्लानिंग करना आज ही इतना जरूरी हो गया या पहले से ही ऐसा था? तो मैं आपको बताऊं कि अगर हम अपने ग्रैंडफादर्स की बात करें, आज से 50 साल पहले चले जाए, तो तब इतना जरूरी नहीं था, इतना वैल्यूएबल नहीं था। क्यों? तब का लाइफस्टाइल अलग था, तब की जरूरतें अलग थी, तब का जॉइंट फैमिली सिस्टम था। हमारे पास पैसा खर्च करने का ऑप्शन नहीं था, पैसा बचाने का भी ऑप्शन नहीं था। पुराने लोग क्या करते थे, पैसा रखते ही नहीं थे ज्यादा, वो कहाँ जोड़ते थे, क्योंकि इतने ऑप्शंस नहीं थे ना, इस पैसे से कुछ हो पाता था। आज पैसे से बहुत कुछ होता है। पहले का आदमी, अभी तो क्या है, पहले तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर कहीं गांव में शहर में एक आधा होता था, उसके बाद अब गली गली में घर घर में होने लगा। आप फोन का एग्जांपल देख लीजिए, आपने देखा होगा आपके बचपन में लैंडलाइन होते थे तो गली मोहल्ले में एक फोन होता था, फिर धीरे धीरे सबके घर में लैंडलाइन आए, अब सबकी पॉकेट में मोबाइल है, अब पॉकेट में एक एक नहीं 2-2 मोबाइल है। तो लाइफस्टाइल चेंज हो गया,
हमारी जरूरतें चेंज हो गई, तो फाइनेंशियल प्लानिंग करना भी अनिवार्य हो गया। अब हमारे सपने भी बड़े हो गए, कोई अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा बनाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, मकान अच्छा बनाना चाहता है, लाइफस्टाइल को अच्छा लगना चाहता है, तो उसकी वजह से ही सारी प्लानिंग शुरू हो गई। और न्यूक्लियर फैमिली आ गई, जॉइंट फैमिली सिस्टम चला गया, तो अगर किसी को कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो कौन देखेगा भाई? बच्चों की शादी करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, बच्चे पढ़ेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? तो इस तरह से हमारी लाइफ में इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस बढ़ती चली गई। तो जब भी आप पढ़ें या कस्टमर को समझाएंगे तो ये चीज़ें समझ आएंगी कि यार पुराना आदमी कहेगा क्या जरूरत है, लेकिन नए आदमी को लगेगा कि नहीं इसकी जरूरत है। आज इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है, सेविंग की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है। अब सेविंग करने के लिए, मेरी बात समझ आ रही है आयुष? अब सेविंग करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, म्यूचुअल फंड है, शेयर बाजार है, प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, बहुत सारे आइटम्स हैं, और इंश्योरेंस है, बहुत सारे आइटम्स हैं। हर आइटम की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपने अपने बेनिफिट है, अपने अपने ड्रॉबैक है। तो हम सारे सेविंग आइटम पे डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, हम सिर्फ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे, और बाकी आप जितना भी सुनते हैं उतना ही एग्जाम के लिए काफी। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है जिसको इंटेंजिबल बोलते हैं, मतलब हम छू नहीं सकते। ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जैसे आज उसकी दुकान से जाके मेडिकल स्टोर से कोई दवा ली और घर पे आके खा ली और मेरा पेट दर्द ठीक हो। ये टेंजिबल प्रोडक्ट है कि लिया, कंज्यूम किया और बेनिफिट ले लिया। लेकिन मेरा जो ये लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है ये इंटेंजिबल है। मैंने खरीदा तो मुझे कुछ नहीं मिला, एक पेपर का पीस मिला, मुझे एक कागज मिला, रसीद मिली, बाकी कुछ नहीं मिला, और उससे मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अब मैं उससे कुछ कर पाऊंगा क्या? नहीं, ला के घर पे रख दिया। वो कब काम आएगा? जब उसका पर्पस आएगा, डेथ और मैच्योरिटी। या तो बीमा पूरा होने के टाइम पे मेरे को पैसा देगा, या डेथ हो गई तो पैसा देगा। तो ऐसा प्रोडक्ट हमारा लाइफ इंश्योरेंस का। इसमें बहुत सारी वेराइटी बनी हुई है, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की बहुत सारी वेराइटी बनी हुई है। जैसे हम कहते हैं कि टर्म इंश्योरेंस, टीवी में भी ऐड आता रहता है, टर्म इंश्योरेंस, टर्म प्लान करा लो, है ना? अरे भाई अब तो करा लो टर्म प्लान। तो टर्म प्लान क्या होता है कि पॉलिसी लेने के लिए मैं एक टर्म डिसाइड करता हूँ, अवधि डिसाइड करता हूँ। मैंने कहा कि 20 साल का प्लान है, तो 20 साल तक मैं पैसा देता रहूंगा। 20 साल में कोई मिसहैपनिंग हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी लमसम पैसा मेरे नॉमिनी को दे देगी, और अगर टाइम पूरा हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी मेरी नॉमिनी को या मेरी फैमिली को या मुझे कुछ नहीं देगी। तो टर्म प्लान का मतलब है कि नो मैच्योरिटी, ओनली डेथ क्लेम। ऐसी एक कंसेप्ट आता है एंडोमेंट प्लान्स, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है हमारे इंडिया में, सबसे ज्यादा बिकता है एंडोमेंट प्लान। क्यों? एंडोमेंट प्लान में दोनों बातें आती हैं कि इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती है कि आप टर्म फिक्स कर दीजिए, इस टर्म के दौरान अगर मिसहैपनिंग डेथ हो गई आपकी, तो हम आपके फैमिली को, नॉमिनी को पैसा दे देंगे जो भी इंश्योरेंस का क्लेम बनता है। और अगर डेथ नहीं हुई, आप टाइम पूरा कर गए, तो हम मैच्योरिटी अमाउंट दे देंगे। तो वहां पर उसको, कस्टमर को ये एश्योरेंस हो जाता है कि आइदर डेथ और सर्वाइवल, कुछ भी होगा, जो मैं पैसा पे कर रहा हूँ इंश्योरेंस कंपनी को, आई विल गेट सम मनी बैक। तो कुछ ना कुछ आएगा। अब ये विद प्रॉफिट भी हो सकता है, विदाउट प्रॉफिट भी हो सकता है। ये इंश्योरेंस कंपनी स्कीम देगी कि भाई हम इसमें कुछ प्रॉफिट भी आपको देंगे, और या बोलेंगे कि हम इसमें कोई प्रॉफिट नहीं देंगे। तो इस तरीके से हम उसको मैनेज कर सकते हैं इंश्योरेंस प्लान। अब जब एंडोमेंट कैटेगरी में एक छोटी सी कैटेगरी बन जाती है मनी बैक की, कि कुछ समय के बाद मेरे को पैसा वापस आता है, तो मनी बैक, यानी कि मैंने 20 साल के लिए पॉलिसी कराई और ये कह दिया कि भाई 5-5 साल के बाद मेरे को मनी बैक मिल जाए। तो 5 साल के बाद एक पार्टिकुलर अमाउंट, मान लीजिए 20% ऑफ सम एश्योर्ड हमने डिसाइड किया, तो 10 लाख की पॉलिसी कराई, तो 2 लाख रुपए 5 साल के बाद मुझे मिल जाएंगे। फिर अगले 5 साल के बाद 2 लाख मिल जाएंगे, फिर अगले 15 साल के बाद मेरे को 2 लाख मिल जाएंगे। तो टोटल 6 लाख रुपए मुझे मिल गया। अब इंश्योरेंस का अमाउंट 4 लाख रुपए कंपनी के पास बचा, और 4 लाख रुपए वो मेरे को मैच्योरिटी पर दे देंगे। अगर विद प्रॉफिट पॉलिसी है तो उसमें वो जो बोनस अमाउंट है वो भी मुझे दे देंगे। तो ये सवाल कई बार आ जाता है कि आपकी मनी बैक पॉलिसी है, 3 बार आपको मनी बैक मिल गया 20% के हिसाब से, तो मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलेगा? तो वहां पर जवाब आता है 40% ऑफ सम एश्योर्ड, यानी कि बीमा राशि का 40%, उसके साथ जो बोनस वगैरह होगा वो, तो 40% वहां पर जवाब आ जाता है। तो ये पॉलिसी हो जाती है मनी बैक। ऐसी एक पॉलिसी की कैटेगरी आती है होल लाइफ प्लान। होल लाइफ प्लान मतलब जीवन भर चलेगा। मैंने आज पॉलिसी करा ली, लाइफ टाइम इंश्योरेंस चलेगा। हमारे बहुत पॉपुलर प्लान है, जीवन आनंद है, जीवन उमंग है, होल लाइफ प्लान है।
एक बार कस्टमर ने पॉलिसी करा ली, उसने कहा कि मैं 20 साल पैसा दूंगा, 20 साल तक वो प्रीमियम पे करेगा, आफ्टर 20 इयर्स उसका इंश्योरेंस कवर चलता रहेगा, जब भी डेथ होगी फैमिली को पैसा मिलेगा। तो होल लाइफ प्लान ये भी आज पसंद किए जाते हैं, क्योंकि जब न्यूक्लियर फैमिली आ गई है तो कस्टमर को ये मालूम है कि जब ओल्ड एज होगी तो मैं और मेरी वाइफ साथ में होंगे, अगर मुझे कुछ हो गया तो वाइफ को पैसा आना चाहिए। क्यों? क्योंकि फैमिली डिस्प्यूट की वजह से या फैमिली बाउंडेशन की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है कि मेरे लिए ओल्ड एज में पैसा कहीं से ना हो, तो होल लाइफ प्लान के लोग पसंद करते हैं। ऐसी एक कैटेगरी आती है चाइल्ड प्लान। क्या हम बच्चों की पॉलिसी करा सकते हैं? यस, करा सकते हैं। क्यों करा सकते हैं? बच्चों को किस लिए चाहिए इंश्योरेंस? नहीं, बच्चों को क्या होता है, फ्यूचर प्लानिंग करना होता है, उनकी एजुकेशन और मैरिज का। तो जब एजुकेशन और मैरिज के लिए प्लानिंग चाहिए तो कहीं भी कोई भी सेविंग प्लान में ये कंसेप्ट नहीं है कि अगर उसके फादर की डेथ हो जाए तो क्या होगा। मान लीजिए मैंने बैंक में एक स्कीम डाल दी 5,000 रुपए महीना में, बच्चे के लिए मैं जोड़ रहा हूँ, तो बैंक क्या कर रहा है, 5,000 रुपए मैं डालता हूँ, उस पर ब्याज देता है, और ऐसे करके मैं 15-20 साल तक पैसा जोड़ता रहूंगा, और उसके बाद मेरा फंड मिल जाएगा जिससे मैं बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए भेज सकता हूँ। बैंक में भी पॉसिबल है, पोस्ट ऑफिस में भी पॉसिबल है, लेकिन LIC में क्या है? अब देखिए, अगर उस व्यक्ति की डेथ हो गई, उस फादर की डेथ हो गई, तो क्या होगा, वो प्लानिंग वहीं रुक जाएगी, बैंक में जितना पैसा गया उतना पैसा बैंक दे देगा। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है प्रीमियम वेवर बेनिफिट, PWB। इसका मतलब होता है कि अगर फादर की डेथ हो गई, फादर या मदर एक ही बात है, लेकिन मैं फादर बोलूंगा, सब आसान रहेगा समझने में। फादर की डेथ हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी कि किस्त माफ कर देगी, और इंश्योरेंस को, पॉलिसी को चलाती रहेगी, और जो पैसा मिलना है उस टाइम पर वही पैसा जो प्रीमियम भरते भरते मिलता वो बच्चे को मिल जाएगा। सपोज किसी ने 10 लाख की पॉलिसी कराई, फादर की डेथ हो गई 2 साल के बाद, पैसा देना बंद कर दिया, और अगर वो पैसा देती फैमिली, फादर की डेथ ना होती, तो कितना पैसा मिलता? 25 लाख, ये डिसाइडेड था। तो अब 2 साल के बाद फादर की डेथ हो गई तो भी 25 लाख रुपए बच्चे को मिलेगा। ये इंश्योरेंस का पर्पस सोल्व हो जाता है कि भाई मैंने अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए हायर एजुकेशन, मैरिज के टाइम पर पैसा गारंटीड कर दिया, मुझे इस चीज की टेंशन खत्म हो गई कि कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो क्या होगा। ये चाइल्ड प्लान का एक पर्पस है जो सोल्व कर। इस तरह से एक यूलिप होता है, यूलिप, ULIP, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। आपने शेयर बाजार सुना होगा, इक्विटी मार्केट सुना होगा, म्यूचुअल सुना होगा। ये सब क्या होता है कि इनका पैसा जो है शेयर बाजार में लगता है, और वहां से जो पैसे बनती है वो कस्टमर को मिल जाती है। वो पैसा बढ़ भी सकता है, पैसा घट भी सकता है, जीरो भी हो सकता है, बहुत तेजी से बढ़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं वो लोग इन चीजों को जानते हैं। अब जो यूलिप है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है कि आप हमें पैसे दीजिए, हम अपना इंश्योरेंस कवर आपको देंगे, साथ में जो पैसा बचेगा अपना पैसा काटने के बाद इंश्योरेंस का और खर्चे का, उसको शेयर बाजार में लगा देंगे। तो वहां से जो वैल्यू मिलेगी वो आपको जीवित रहते मिल जाएगी, और अगर डेथ हो गई तो हम इंश्योरेंस का पैसा देंगे। तो कई बार आप देखते हैं कि म्यूचुअल फंड और टर्म इंश्योरेंस को मिला के एक कंसेप्ट बता दिया जाता है। एक्चुअल में वो इंश्योरेंस कंपनी के पास रेडीमेड कंसेप्ट होता है, जिसको यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं, यूलिप, कि भाई आप जो है शेयर बाजार का भी आनंद ले लीजिए, फायदा ले लीजिए, और इंश्योरेंस का भी फायदा ले सकते। ऐसे ही एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं पेंशन प्लान, एन्युटी प्लान। तो पेंशन और एन्युटी सब समान मानते हैं, पेंशन और एन्युटी। पेंशन होता है कहीं और से मिलती है, एन्युटी होता है जो हम अपनी तैयारी से खुद करते हैं। तो सरकारी नौकरी होती उसमें सरकार देती है, जिसको पेंशन बोलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट कई बार देती है, आज आप देखते होंगे वृद्धावस्था पेंशन और ये सब योजनाएं चलाती है सरकार सोशल सेक्टर के लिए, वो एन्युटी स्कीम के बराबर हो। एक आदमी अपने जीवन काल में ऐसी प्लानिंग कर सकता है कि मैं जब रिटायर हो जाऊं, जब मैं काम ना करूं तो मुझे रेगुलर पैसा मिले, तो उनको बोलते हैं एन्युटी। इसमें एन्युटी प्लान में एक डेफर्ड और इमीडिएट, यानी डेफर्ड पालना के लिए शुरू करना। आज मेरी एज है 50, मैं 60 साल की उम्र से मेरे को मिलना चाहिए, तो मैंने डेफर्ड एन्युटी प्लान लिया। मैंने कहा कि पैसा ले लो, 10 साल के बाद आप मुझसे 10 साल के बाद मुझसे पैसा, मुझे पेंशन स्टार्ट
कर देना। एक मिनट। चलो जी। चलिए, तो डेफर्ड एन्युटी कि मेरी 50 की एज है, मैं चाहता हूँ कि 10 साल के बाद मुझे पेंशन मिले, तो 10 साल के बाद पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एक मैं चाहता हूँ कि मेरी ये 60 साल है, मुझे पैसा मिला है और मैं इकट्ठा पैसा दे दूं, मुझे पेंशन मिलती है, तो इसको बोलते हैं इमीडिएट एन्युटी। ठीक है, तो इस तरह के ये प्लान होते हैं, कंसेप्ट हैं, और भी छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, जब आप पढ़ेंगे तो आपको काफी चीजें समझ आ जाएगी। अच्छा, मेरे को सिर्फ आयुष है ना वीडियो में है, आयुष ओके है, कंटिन्यू रखें अभी। देखिए, एक छोटा सा लाइफ इंश्योरेंस के छोटे छोटे बेनिफिट हैं, और भी बेनिफिट है, मतलब यही नहीं कि लाइफ इंश्योरेंस और सेविंग है, इसके अलावा छोटे छोटे बेनिफिट है। उसके एक दो सवाल आ जाते हैं, तो 3 टॉपिक है, मैं उनको 3 को बहुत शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। एक होता है कीमैन इंश्योरेंस। कीमैन इंश्योरेंस का मतलब होता है, जैसे नाम से पता चलता है, प्रमुख व्यक्ति बीमा। कीमैन इंपॉर्टेंट आदमी। जैसे कोई कंपनी है, उस कंपनी में मान लीजिए रिलायंस है, तो रिलायंस में मुकेश अंबानी की पर्सन है, उसका की पर्सन है ना, जो जो इस कंपनी में जुड़े हुए हैं, इसके बड़े बड़े मैनेजर्स होंगे, टेक्निकल लोग होंगे, ये सब चीजें चला रहे हैं, दे आर और की पर्सन। अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है या कोई नौकरी छोड़ के जाता है, तो कंपनी को लॉस होता है, क्योंकि उस की पर्सन को रिप्लेस करने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि हम सोचे कंपनी का कोई 20 साल से काम कर रहा है, सीए है मान लीजिए, और हम किसी नए सीए को ला दें तो वो सब काम उसी तरीके से कर लेगा। नहीं, इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक मोर एफर्ट, टाइम लगेगा उसको समझने में, कंपनी को सोच कैसी है, क्या चाहती है कंपनी, तो कंपनी को वहां पर थोड़ा सा जर्क लगेगा, नुकसान होगा। तो कंपनी क्या करती है, ऐसे की मैन को इंश्योरेंस करा लेती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का कंपनी ने इंश्योरेंस कराया की मैन कैटेगरी में, तो टर्म प्लान होते हैं इसमें। मान लीजिए 10 करोड़ का कराया और उसकी डेथ हो गई, तो कंपनी को 10 करोड़ रुपया मिल जाएगा। तो जो उसके जगह दूसरा आदमी आएगा, उससे जो कंपनी को लॉस होगा, 2-4 महीने की प्रोडक्शन डाउन हो सकती है, कोई काम को मैनेज करने में दिक्कत आ सकती है, तो इंश्योरेंस कंपनी से जो 10 करोड़ रुपया आया है, वो उसकी बैलेंस शीट में वो नुकसान की भरपाई कर सकती है। हाँ यूस, हाँ करता हूँ, ठीक है। अंशु भाई नेट यूज मत कर। आयुष अनम्यूट कर दीजिए, आपको अगर अनम्यूट हो सकते हैं तो। देखते हैं, यहाँ पर नेट वैसे ओके है, देखते हैं थोड़ा सा ट्राई करके। तो की मैन इंश्योरेंस की हम बात करें, की मैन इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट आदमी है जो किसी भी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन, जनरली कंपनी के डायरेक्टर मालिक ये लोगों को की मैन इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है, वो कराते हैं। ऐसे ही एक होता है MWP, इसमें एक सवाल जरूर आता है। MWP एक्ट, मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, 1874 में एक नियम बना था। वो नियम ये कहता है कि कोई भी आदमी अपने प्रॉपर्टी को MWP एक्ट में रजिस्टर करा सकता है और उस हिसाब से वो प्रॉपर्टी सेफ हो जाती है। MWP एक्ट का मतलब ये है कि मैरिड वुमेन है, अगर कोई आदमी मैरिड है, तो वो अपनी वाइफ और बच्चों के लिए अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी एसेट को वो मतलब एक तरह से नॉमिनी बना सकता है। वो ट्रस्ट क्रिएट करता है, एक ट्रस्ट बनाता है, और वो अपनी वाइफ और बच्चों को उसमें बेनिफिशियरी रखता है। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को भी इसमें रखा गया है। अगर कोई व्यक्ति MWP एक्ट का सेक्शन 6 ऑफ MWP एक्ट 1874 कहता है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को भी MWP एक्ट में रजिस्टर कराया जा सकता है। तो किसी सहारा एग्जाम्पल में समझाता हूँ। मान लीजिए सहारा है, सहारा कंपनी के मालिक है,
अब उन्होंने क्या किया कि उनको पता है कि हम फंस गए, और अब जो प्रॉपर्टी से जो है बैंक ने, उन्होंने सरकार जब्त कर, क्योंकि वो ट्रैप में आ गए, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया कुछ भी। तो अब सारा कंपनी का जो मालिक है, जो जेल में चला गया, वो ये सकता है जब ये सारी कार्रवाई करता है, क्योंकि वो फाइनेंशियल उस लेवल पे चीजें जानते हैं कि अगर कल को मुझे कुछ हुआ, मेरे को फाइनेंशियल लॉस हुआ, चाहे ईमानदारी से चाहे बेईमानी से, तो मेरी फैमिली का क्या होगा। अब उसने क्या किया, मान लीजिए एक मकान, एक गाड़ी, 1 करोड़ रुपया कुछ ऐसे करके वो MWP एक्ट में रजिस्टर कर। तो अब जब सारा कंपनी के मालिक की प्रॉपर्टी को सरकार जब्त करेगी, तो ये वाली प्रॉपर्टी जो MWP एक्ट में रजिस्टर की है उसको नहीं टच कर पाएगी। तो ये फायदा हो जाता है कि मैं अपने फैमिली को कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे देता हूँ। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का क्या हुआ कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मान लीजिए MWP एक्ट में रजिस्टर कर दी, तो अब उस पर जो अधिकार है वो वाइफ और बच्चों का हो जाता है, उस व्यक्ति का भी नहीं रहता, जिसने पॉलिसी कराई है उसका भी नहीं रहता। तो फैमिली की सिक्योरिटी, फैमिली को 100% प्रोटेक्शन देने के लिए ये एक्ट बना था। बहुत ही खूबसूरत एक्ट है। ऐसी पॉलिसीज में इसका इस्तेमाल बहुत होता है। बड़े बड़े लोग इस तरह की पॉलिसीज कराते हैं, क्योंकि उनको पता है कभी भी क्राइसिस आ सकता है, कभी भी कोई दिक्कत आ सकती है, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस लाइफ में आ जाती है। बड़े बड़े, आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़ी येस बैंक के मालिक है, जेल में पहुंच गए। बहुत बड़े बड़े लोग इस तरह से फंस जाते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस बन जाते हैं, ईमानदारी से या बेईमानी से कुछ भी कहा। अभी माल्या को देखिए, विजय माल्या है ना, कितना बड़ा आदमी, लेकिन आज वो फाइनेंशियल क्राइसिस में है। अगर वो इंडिया में आ जाए तो पैसे जीरो है उसके। तो ऐसी तो इस तरह से MWP एक्ट का लोग फायदा लेते हैं। चलिए, मुझे लगता है एक टॉपिक और करके फिर आज की मीटिंग रखते हैं, और 3-4 चैप्टर रह जाएंगे, वो सेकंड मीटिंग में करेंगे। लास्ट टॉपिक आ रहा हूँ मैं, जो बहुत ही सिंपल है, आसान है। देखिए, जब बीमा किया जाता है, मान लीजिए आप आम लेने जा रहे हैं। अब आम उसने बोला 50 रुपए की, तो आपने बोला सही लगा लीजिए। वो क्या बोलता है, कितना लोगे? तो 1 किलो पे वो सही नहीं लगाता। आप बोलते हो जी 5 किलो लेना है, तो बोलता है कि 45 लगा दो। तो इसका मतलब है डिस्काउंट कर रहा है, वो छूट दे रहा है। तो जब मैं बल्क में कुछ इस तरह की सेविंग परचेजिंग कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं डिस्काउंट होता है। ऐसे इंश्योरेंस कंपनी भी रिबेट देती है, छूट देती है। तो 2 तरह की छूट देती है इंश्योरेंस कंपनी। एक होता है सम एश्योर्ड रिबेट, बीमा धन पर छूट। 1 लाख की पॉलिसी करा रहा है वही व्यक्ति 10 लाख की करा रहा है। इंश्योरेंस कंपनी के कुछ खर्चे बच जाते हैं। मान लीजिए 1-1 लाख की 10 पॉलिसी करें हम, 10 लोगों की अलग अलग, और एक ही आदमी की 10 लाख की पॉलिसी करें, तो हमारे पास पैसे तो बराबर आए। 5-5 हजार रुपए एक आदमी से लेने थे, 50,000 एक ही आदमी ने दे दिए। तो अब हमारा काम जो है 10 गुना कम हो गया। 10 फार्म लगते 1-1 लाख में, यहाँ इंश्योरेंस कंपनी ने एक ही फार्म टाइप किया, एक ही रसीद प्रिंट की, एक ही टिकट लगा, एक ही मैसेज डालना है, यानी कि काम हमारा कम हो गया। तो हमने क्या किया, उसको कुछ छूट दे दी, क्योंकि उसने थोक के भाव में हमसे पॉलिसी ले ली। तो उसको बोलते हैं सम एश्योर्ड रिबेट, बीमा धन पर छूट, कि भाई आपने इकट्ठी 10 लाख की कराई है, तो हम आपको 1% की छूट दें। दूसरा होता है मोड रिबेट। मान लीजिए एक कस्टमर कहता है जी मैं हर महीने पैसे दूंगा, और एक कस्टमर कहता है जी साल भर के पैसे मुझसे अभी ले लो। तो आप देखोगे कि जो साल भर के पैसे अभी देगा, तो वो जो मान लीजिए मुझे 10,000 रुपये महीने के हिसाब से उससे लेना था, तो एक साल में 1,20,000 लाने थे, लेकिन उसने मुझे 1,20,000 आज ही देने को यस कर दिया। तो मेरे पास 10,000 तो इस महीने के, लेकिन 1,10,000 रुपये बच गए ना, वो तो क्योंकि मैं 10,000 की किस्त हर महीने भरूंगा। तो 1,10,000 अगर मैं बैंक में रखूंगा तो वहां से कुछ ब्याज आएगा। तो वो वाली छूट कस्टमर को ट्रांसफर करती है इंश्योरेंस कंपनी, उसको बोलते हैं मोड रिबेट। तो जैसे जैसे कस्टमर हायर मोड में जाता है उसको डिस्काउंट मिलता है। सालाना किस्त भरेगा तो उसको डिस्काउंट मिलेगा। LIC में 2% की छूट होती है, तो जो महीने की किस्त भरेगी उस पर 2% की छूट देंगे जब हम सालाना किस्त देंगे, 1% की छूट देंगे जब हम 6 महीने की किस्त बनाएंगे। तो ये 2 तरह की छूट इंश्योरेंस कंपनी देती है। और कई बार इंश्योरेंस कंपनी एक्स्ट्रा पैसा भी लेती है, एक्स्ट्रा चार्ज भी लगाती है। कैसे? एक कस्टमर है, उसका हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, तो अब वहां पर रिस्क बढ़ गया, उसकी लाइफ पे रिस्क बढ़ गया, क्योंकि हेल्थ की प्रॉब्लम है, उसको डायबिटिक है। तो डायबिटिक होने की वजह से
इंश्योरेंस कंपनी को दिखता है कि लाइफ में रिस्क है तो उसकी किस्त को बढ़ा दे, या वो काम ऐसा करता है जिससे रिस्क है। मान लीजिए वो हैवी ट्रक चलाता है, बड़े ट्रक चलाता है, मालवाहक ट्रक चलाता है, तो ट्रक ड्राइवर की लाइफ पे एक्स्ट्रा रिस्क है क्योंकि ये लंबे सफर पे चलते हैं, रात को भी चलते हैं, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है। तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि भाई आपकी लाइफ पे रिस्क ज्यादा है तो हम आपसे किस्त बढ़ा दें। तो इनको बोलते हैं एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा प्रीमियम। ठीक है, हेल्थ की वजह से हो सकता है, ऑक्यूपेशन की वजह से हो सकता है, या कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसकी, कई बार क्या होता है कि वो व्यक्ति ऐसे देश में रहता है, हमारे देश का व्यक्ति ऐसे देश में काम कर रहा है जहाँ रिस्क ज्यादा है। मान लीजिए लीबिया में काम कर रहा है, अफ्रीकन कंट्री में काम कर रहा है, तो वहाँ रिस्क ज्यादा है, वहाँ कुछ बीमारियों का रिस्क ज्यादा है, मारकाट का रिस्क ज्यादा है, तो इंश्योरेंस कंपनी उससे एक्स्ट्रा चार्ज लेगी कि भाई आप थोड़ा रिस्की जगह पर रहते हो। तो इस तरह से कई बार हम छूट देते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी में, और कई बार हम एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। तो मुझे लगता है कि लगभग 1 घंटा हो गया है ना, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, बाकी जो बचा हुआ है उसको नेक्स्ट मीटिंग कर लेंगे। देखिए अभी हम लोगों के पास ये सबसे अच्छा माध्यम है, सभी के पास मोबाइल है। अभी जियो का भी एक मीट ऐप आ गया, जो मीट हम ये हमारा मेंबरशिप जो है 7 तारीख को खत्म हो जाएगी, तो हम इसको बंद कर देंगे क्योंकि चाइनीज ऐप की वजह से सोच झंझट रहते हैं। तो अब जो नया ऐप आ गया है जियो का, वो जियो मीट, उस पर हम ये मीटिंग करेंगे। तो आप ये समझ लें कि इस साल व्यवस्था ये है कि आपको इसी माध्यम से मैं रेगुलर क्लास देता रहूंगा, बताता रहूंगा, आपके सवाल जवाब भी इसी माध्यम से हम लेते रहेंगे। ठीक है, अपने आप को ट्रेंड करके फिर मार्केट में हम जब जाएंगे लोगों से बात करेंगे, और इस माध्यम से हम पॉलिसी भी समझा रहे हैं कस्टमर। ठीक है, तो कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आयुष कोई सवाल हो तो आप बात कर सकते हैं। सीपी सिंह जी कोई सवाल हो तो भाई चलिए ठीक है। मुझे लगता है सीपी सिंह जी अनम्यूट कर दें एक बार, आपको खुद को अनम्यूट कर दें। कई बार इसमें हो गया। हाँ, कोई सवाल सीपी सिंह जी आपका? नहीं सर, फिलहाल तो समझ में आ गया, बाकी मेरे यहाँ थोड़ा नेट सही नहीं चला गाँव में। हाँ, कोई नहीं, ये सब चलता रहेगा। ये सब प्रॉब्लम आएंगे, कभी नेट की प्रॉब्लम होगी, कभी टाइम की होगी, ये चलता तो मैं रहेगा। कल पहुंच जल्दी जाऊंगा किसी वापस, दिन कल शाम से को, फिर जो मेरे ख्याल क्लास। से हम शाम को मीटिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हाँ? हम बात करते रहेंगे और डिसाइड करके फिर अगली मीटिंग करेंगे। यस सर, यस सर। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके। ओके।